नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे एथलीटों से बातचीत की। कहा, खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण केंद्र, उपकरण और अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराए गए। प्रधानमंत्री ने पर्वतीय स्थलों पर कोविड दिशा निर्देशों का पालन न करने और बढ़ती भीड़ पर चिंता व्यक्त की। उत्तराखंड सरकार ने कोविड महामारी के कारण इस वर्ष कांवड़ यात्रा रद्द की। देश में अब तक 38 करोड़ 50 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। नीट स्नातक परीक्षा 2021 पहली बार 13 भाषाओं में आयोजित होगी। इनमें पंजाबी और मलयालम भी शामिल। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने अपने क्षेत्र को ऑर्गेनिक बनाने के लिए सिक्किम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज दुशांबे में अफगानिस्तान के बारे में एससीओ संपर्क समूह की बैठक में भाग लेंगे। नेपाली कांग्रेस अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर ने घुटने की चोट के कारण टोक्यो ओलंपिक से नाम वापस लिया। समाचार प्रभात में चंद्रिका जोशी के साथ मैं लवली निगम। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे सभी खिलाड़ियों में बहादुरी, आत्मविश्वास, सकारात्मकता, अनुशासन, समर्पण और प्रतिस्पर्धा जैसे गुण हैं। उन्होंने कहा कि ये नए भारत की अभिव्यक्ति है। श्री मोदी ने कल टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने जा रहे भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत की। खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर और विधि मंत्री किरेन रिजिजू भी इस अवसर पर उपस्थित थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों में दृढ़ता और धैर्य के गुण विद्यमान हैं और नया भारत भी निर्भीकता, स्थिरता और एकजुटता पर आधारित है। उन्होंने कहा कि 135 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों के साथ हैं। मुझे ये देखकर आज खुशी होती है कि देश आपको चीयर कर रहा है। आप सभी के लिए देश का आशीर्वाद है। ये बात जरूर याद रखना है कि जीतने का प्रेशर लेकर नहीं खेलना है। मुझे पूरा विश्वास है आप सब देश के लिए खेलते हुए देश का गौरव बढ़ाएंगे, नए मुकाम हासिल करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश भर से लोग नमो ऐप के जरिए अपने प्रिय खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण शिविरों और उत्कृष्ट उपकरणों के साथ प्रशिक्षित करने के प्रयास किए गए। उन्होंने कहा कि आज खिलाड़ियों को अधिक अंतर्राष्ट्रीय अनुभव और जानकारी हासिल करने के अवसर दिए जा रहे हैं। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि पहली बार ओलंपिक के लिए बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने क्वालीफाई किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसे कार्यक्रमों का इसमें विशेष योगदान रहा है। तीरंदाज दीपिका कुमारी से बातचीत में प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा को विशेष बताया। मुक्केबाज मैरी कॉम ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि बच्चे बॉक्सिंग में उनका अनुसरण कर रहे हैं। उन्होंने बच्चों को कोविड का बहादुरी से मुकाबला करने के लिए प्रोत्साहित किया। टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को नमो ऐप के जरिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से टोक्यो ओलंपिक के लिए जा रहे देश के प्रत्येक खिलाड़ी को प्रेरित करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इन खिलाड़ियों ने यहां तक आने के लिए कठिन परिश्रम किया और इनके संघर्ष को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। लोग नमो ऐप के विशेष मॉड्यूल पर भारत के ओलंपिक खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दे सकते हैं और अपने प्रेरक शब्दों से उनका हौसला बढ़ा सकते हैं। आकाशवाणी समाचार के विशेष ओलंपिक क्विज में देश के कोने कोने से श्रोता हिस्सा ले रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रोताओं ने ईमेल के जरिए हमें जवाब भेजे हैं। सोमवार के सवाल का सही जवाब भेजा है बेंगलुरु कर्नाटक के श्री टी ए गणेशन ने।
श्री गणेश बने हैं हमारे क्विज के विजेता। श्री गणेश को आकाशवाणी समाचार की पूरी टीम की ओर से ढेर सारी बधाई। ओलंपिक क्विज का विजेता बनने पर श्री टी.ए. गणेश ने प्रसन्नता व्यक्त की और ओलंपिक में भाग ले रहे खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं। I was very happy to get the news about my winning this All India Radio Sports Quiz. I have been hearing All India Radio news as well as sports quiz regularly. The starting of this quiz has been a very good initiative and it has given a lot of interest and insight into the sports, especially these Olympics. लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। आकाशवाणी समाचार अपने प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में आपके लिए लेकर आया है ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम के दौरान ओलंपिक पर पूछे गए प्रश्न का जवाब देना है। आप अपने जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। चल चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। प्रधानमंत्री ने पर्वतीय स्थलों और बाजारों में बढ़ती भीड़ पर चिंता व्यक्त की है और लोगों से आग्रह किया है कि वे कोविड निर्देशों का पालन करें। प्रधानमंत्री ने असम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद में ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस लगातार रूप बदल रहा है और इसके नए वेरिएंट्स पर नजर रखने की आवश्यकता है। जितना जोर माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर हम लगाएंगे, हम इस परिस्थिति से जल्दी बाहर आएंगे। और बीते 1.5 साल में जो अनुभव हमें मिले, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हमने देखी है, हमें उसका भी पूरा इस्तेमाल करना होगा। हमें कोरोना वायरस के हर वेरिएंट पर भी नजर रखनी होगी। प्रधानमंत्री ने कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए टीकाकरण प्रक्रिया में तेजी लाने और वैक्सीन के संबंध में लोगों में भ्रम दूर करने पर जोर दिया। पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ जिलों में बढ़ते संक्रमण पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वायरस का फैलाव रोकने के लिए छोटे कंटेनमेंट जोन बनाने, कोरोना जांच का दायरा बढ़ाने और टीकाकरण में तेजी लाने की जरूरत है। नॉर्थ ईस्ट के कुछ जिले ऐसे हैं जहां संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इन संकेतों को हमें पकड़ना होगा। हमें और सतर्क रहने की जरूरत है और लोगों को भी लगातार सतर्क करते रहना पड़ेगा। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हमें माइक्रो लेवल पर और सख्त कदम उठाने होंगे। उत्तराखंड सरकार ने कोविड-19 के खतरे को देखते हुए इस वर्ष कांवड़ यात्रा रद्द कर दी है। यह निर्णय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच बैठक में किया गया। बैठक के बाद श्री धामी ने बताया कि सरकार नहीं चाहती कि हरिद्वार कोरोना के जोखिम का केंद्र बने और लोगों का जीवन संकट में पड़े। बैठक के दौरान स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने डेल्टा प्लस वेरिएंट के विनाशकारी दुष्प्रभाव, कोरोना वायरस की तीसरी लहर और मानव जीवन बचाने के उपायों के बारे में विचार व्यक्त किए। कोविड-19 की पहली लहर को देखते हुए पिछले वर्ष भी कांवड़ यात्रा रद्द कर दी गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो
समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। देश में अब तक कोविड वैक्सीन की कुल 38 करोड़ 50 लाख डोज दी जा चुकी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 34 लाख 10 हजार से अधिक टीके लगाए गए। कोविड से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान का नया चरण पिछले महीने की 21 तारीख को शुरू हुआ था। मंत्रालय के अनुसार कल एक दिन में 18 से 44 वर्ष के आयु समूह में 15,49,000 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज और 1,19,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज दी गई। टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण शुरू होने के बाद से इस आयु समूह में 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल मिलाकर 11 करोड़ 59 लाख व्यक्तियों को पहली डोज और 40,19,000 से अधिक लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। 8 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र में 18 से 44 वर्ष के आयु समूह में कोविड वैक्सीन की 50 लाख से अधिक डोज दी जा चुकी हैं। सरकार ने कहा है कि ऐसे जिलों की संख्या अब काफी कम रह गई है जहां कोविड रोगियों की अधिक संख्या दर्ज की जा रही थी। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि फिलहाल 4,31,000 कोविड रोगियों का उपचार चल रहा है। उन्होंने बताया कि रोगियों के स्वस्थ होने की दर अब 97.3% पर पहुंच गई है। ओडिशा में अब तक 1 करोड़ 34 लाख लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। इसमें 45 और उससे अधिक आयु वर्ग के 62 लाख से अधिक लोग शामिल हैं। राज्य में कल 74 लाख से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। इस बीच कल राज्य सरकार ने आगामी पवित्र श्रावण मास के दौरान पूरे राज्य में बोल बम यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। उत्तर प्रदेश में कोविड संक्रमण का पता लगाने, परीक्षण और उपचार की नीति के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस नीति से कोविड संक्रमण दर में लगातार कमी आ रही है। राज्य के 43 जिलों में कल किसी भी व्यक्ति में संक्रमण नहीं मिला। ब्यौरा हमारे लखनऊ संवाददाता से। लगभग 24 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में पिछले 24 घंटों में महज 59 नए कोविड के मामले सामने आए हैं। इसके अलावा 32 जिले ऐसे हैं जहां पर कोविड के नए मामले इकाई संख्या में हैं। राज्य के 3 जिलों में कोरोना का एक भी मरीज मौजूद नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि ऐसे समय में और ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। लगातार कम होते मामलों के बावजूद राज्य सरकार प्रतिदिन 2.5 लाख से अधिक कोविड जांचें कर रही है। प्रदेश में इस समय सिर्फ 300 मरीज ऐसे हैं जो अस्पतालों में भर्ती हैं। वहीं लगभग 1189 कोविड के मरीज अपने घर पर पृथकवास में हैं। जबकि दूसरी ओर टीकाकरण अभियान भी तेजी से चलाया जा रहा है। राज्य में अब तक 3 करोड़ 77 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन की खुराक लाभार्थियों को दी जा चुकी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। गुजरात में कल 31 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में कल 113 रोगी संक्रमण से ठीक हुए। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। गुजरात में अब तक 8,13,512 मरीज कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही राज्य में मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 98.69% हो चुकी है। राज्य में कोविड-19 संक्रमण के सबसे अधिक 9 नए मामले अहमदाबाद में दर्ज हुए। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से एक भी मरीज की मृत्यु नहीं हुई है। राज्य में इस वक्त 719 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 6 मरीज वेंटिलेटर पर है। गुजरात में कल 2,53,308 लोगों को कोविड-19 के खिलाफ टीके लगाए गए। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने संसद भवन में नवीनतम यूवीसी डिसइंफेक्शन टेक्नोलॉजी लगाने की रूपरेखा पर कल विज्ञान विशेषज्ञों से विचार विमर्श किया। ये संक्रमण रोधी प्रणाली 19 जुलाई से शुरू हो रहे संसद सत्र की पूर्व संध्या पर लगाई जानी है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने ये प्रणाली विकसित की है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि हर व्यक्ति को मास्क लगाने, भीड़ से बचने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने के एहतियाती उपायों का कड़ाई से पालन करना होगा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे एथलीटों से बातचीत की। कहा, खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण केंद्र, उपकरण और अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराए गए। प्रधानमंत्री ने पर्वतीय स्थलों पर कोविड दिशा निर्देशों का पालन न करने और बढ़ती भीड़ पर चिंता व्यक्त की। उत्तराखंड सरकार ने कोविड महामारी के कारण इस वर्ष कांवड़ यात्रा रद्द की। देश में अब तक 38 करोड़ 50 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए।
नीट स्नातक परीक्षा 2021 पहली बार 13 भाषाओं में आयोजित होगी। इनमें पंजाबी और मलयालम भी शामिल। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने अपने क्षेत्र को ऑर्गेनिक बनाने के लिए सिक्किम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज दुशांबे में अफगानिस्तान के बारे में एससीओ संपर्क समूह की बैठक में भाग लेंगे। नेपाली कांग्रेस अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने घुटने की चोट के कारण टोक्यो ओलंपिक से नाम वापस लिया। केंद्र कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर के हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। एनईईटी नीट स्नातक परीक्षा 2021 पहली बार पंजाबी और मलयालम के साथ 13 भाषाओं में संचालित होगी। इन 13 भाषाओं में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, असमिया, बांग्ला, ओडिया, गुजराती, मराठी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और तमिल हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक ट्वीट में कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप यह निर्णय लिया गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि नीट स्नातक 2021 के लिए पंजीकरण कल शाम 5 बजे से ntaneet.nic.in पर शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा के इतिहास में पहली बार और मध्य पूर्व में भारतीय विद्यार्थियों की सुविधा के लिए कुवैत में परीक्षा केंद्र स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट की पोस्ट ग्रेजुएट परीक्षा 11 सितंबर को आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा मेडिकल से पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कल एक ट्वीट में इसकी जानकारी दी और परीक्षा में बैठने वालों को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्रालय ने बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान आईबीपीएस से कहा है कि वो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में लिपिक संवर्ग के लिए चयन परीक्षा क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा लेने के बारे में अंतिम फैसला होने तक स्थगित रखे। मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा लेने के बारे में सभी पहलुओं पर विचार के लिए समिति गठित की गई है जो 15 दिन में रिपोर्ट देगी। जम्मू कश्मीर में आज तड़के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच शुरू हुई मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। ताजा समाचार मिलने तक सुरक्षा बलों के संयुक्त दल और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी थी। लद्दाख प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश को 2025 तक जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए सिक्किम राज्य जैविक प्रमाणन एजेंसी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता लद्दाख क्षेत्र में परंपरागत कृषि विकास योजना और मिशन जैविक विकास पहल लागू करने के लिए किया गया है। लद्दाख के कृषि सचिव रविन्द्र कुमार ने बताया कि लद्दाख को 2025 तक जैविक केंद्र शासित प्रदेश बनाने का लक्ष्य 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज दुशांबे में अफगानिस्तान के बारे में शंघाई सहयोग संगठन संपर्क समूह की बैठक में भाग लेंगे। विदेश मंत्रियों की इस चर्चा में संगठन की 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इसकी उपलब्धियों पर विचार विमर्श किया जाएगा। श्री जयशंकर ने कल अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद हनीफ अतमर से भेंट की। दोनों नेताओं ने क्षेत्र पर कब्जा करने के तालिबान के हिंसक अभियान को देखते हुए अफगानिस्तान से संबंधित ताजा घटनाक्रम पर विचार विमर्श किया। नेपाल के नवनियुक्त प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने 5 सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन किया है। श्री देउबा ने कल शाम पद और गोपनीयता की शपथ ली। नियुक्ति पत्र की भाषा प्रारूप के कारण शपथ ग्रहण समारोह लगभग 2 घंटे देर से शुरू हुआ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने कल दोपहर नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष देउबा को नियुक्ति पत्र सौंपा।
स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर ने घुटने की चोट के कारण टोक्यो ओलंपिक से नाम वापस ले लिया है। 20 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन फेडरर पिछले हफ्ते क्वार्टर फाइनल में हारने के बाद विंबलडन से बाहर हो गए थे। टोक्यो ओलंपिक खेलों के शुरू होने में 10 दिन रह गए हैं। आकाशवाणी समाचार से प्रसारित होने वाली विशेष श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं 50 मीटर राइफल टीम स्पर्धा के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और संजीव राजपूत की। ऐश्वर्य प्रताप सिंह का जन्म 3 फरवरी 2001 को मध्य प्रदेश के रतनपुर जिले में हुआ था। हाल में क्रोएशिया में संपन्न ISSF विश्व कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले वे एकमात्र भारतीय निशानेबाज थे। उनके मौजूदा फॉर्म को देखते हुए टोक्यो ओलंपिक की 50 मीटर राइफल स्पर्धा के लिए उनके चयन से काफी उम्मीदें हैं। 2019 में जर्मनी ने ISSF जूनियर विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतकर और बाद में एशियन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर वे इस संभावना की पुष्टि कर चुके हैं। संजीव राजपूत का जन्म 5 जनवरी 1981 को हरियाणा के यमुनानगर जिले में हुआ था। मौजूदा समय में वे 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में विश्व वरीयता क्रम में 6ठे नंबर पर हैं। ओलंपिक खेलों में यह उनकी तीसरी भागीदारी है। टोक्यो ओलंपिक के लिए चुने गए वे एकमात्र भारतीय निशानेबाज हैं जो 2008 के बीजिंग ओलंपिक में भी भाग ले चुके हैं। 2016 के रियो ओलंपिक के लिए भी उन्होंने क्वालिफाई किया था, लेकिन खेलों से पहले उनका कोटा ट्रैप शूटर कियानन चेनाई से बदल गया था। संजीव राजपूत को टोक्यो ओलंपिक में अपने अनुभव का लाभ उठाना होगा। आकाशवाणी समाचार स्पोर्ट्स डेस्क से फरहत नाज। बिहार में रेल पटरियों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर पानी भर जाने से विभिन्न भागों में रेल और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर 10 रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं और लंबी दूरी की रेलगाड़ियों के मार्ग बदले गए हैं। पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी और शिवहर के निचले क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्ग पानी में डूबे हैं। बागमती, गंडक और कोसी नदियां कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर हैं। राज्य के जल संसाधन मंत्री संजीव कुमार झा ने बताया कि बिहार में बाढ़ की रोकथाम के लिए नेपाल में ऊंचे बांध का निर्माण जरूरी है। श्री झा ने कहा कि मानसून के पहले की अप्रत्याशित वर्षा और नेपाल के जल ग्रहण क्षेत्रों में तेज बारिश के कारण राज्य को बाढ़ से जूझना पड़ रहा है। बहुत सारे रिवर में 3 से 4 गुना ज्यादा पानी आया। गंडक में जहां 15-16 जून को 50,000 से 1 लाख क्यूसेक पानी आता था, 16 जून को 4,12,000 क्यूसेक पानी गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी एक्सेस बारिश के वजह से पिछले 15 दिन 20 दिन में रहा है। मेन सीजन अभी शुरू ही हुआ है। पूरा जुलाई, पूरा अगस्त, पूरा सितंबर, अक्टूबर के शुरू तक संभावना रहती है, लेकिन इस बार थोड़ा चैलेंज ज्यादा हो गया है क्योंकि जून में ही इतनी बारिश हो गई। और अब एक नजर आज के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सामान्य रूप से बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहने और भारी वर्षा होने की संभावना है। तापमान 24 और 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 27 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 बार वर्षा होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। श्रीनगर में गरज के साथ बौछारें पड़ेंगी। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। जम्मू में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और मध्यम वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। लेह में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। वर्षा होने या आंधी चलने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 15 डिग्री रहा और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहेंगे और मध्यम वर्षा हो सकती है। तापमान 20 और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। गुवाहाटी में आमतौर पर बादल छाए रहने और गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। इम्फाल में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। वर्षा होने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। शिलंग में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम 24 डिग्री के आसपास रहने के आसार हैं। आइजोल में आमतौर पर बादल छाए रहने और मध्यम वर्षा होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। कोहिमा में बादल छाए रहेंगे और वर्षा हो सकती है। तापमान 18 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई से रोजी संगमा और सैमुअल संगमा की मौत के मामले की जांच करने को कहा है। ये मामला गुड़गांव के एक अस्पताल में 24 जून को हुई रोजी संगमा की मौत से संबंधित है। मृतक के परिवार ने आरोप लगाया था कि सुश्री संगमा की मौत अस्पताल की लापरवाही के कारण हुई। उन्होंने सैमुअल संगमा की मौत के मामले में अस्पताल के कर्मचारियों की भूमिका को संदिग्ध बताया है। मौजूदा रबी विपणन सीजन में अब तक 433,32,000 टन गेहूं की खरीद हो चुकी है। कृषि मंत्रालय ने बताया कि पिछले वर्ष की इस अवधि की तुलना में 11.81% अधिक गेहूं की खरीद हुई है। 85,581 करोड़ रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर इस खरीद से 49,16,000 से अधिक किसानों को लाभ हुआ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार आज सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। और चंद्रिका, बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी लवलीन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टोक्यो ओलंपिक जाने वाले खिलाड़ियों से वर्चुअल बातचीत को अमर उजाला ने पहली खबर बनाते हुए लिखा है, प्रधानमंत्री ने की हौसला अफजाई, कहा उम्मीदों को बोझ नहीं अपनी विजय का आधार बनाएं। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, भारत इस बार 119 खिलाड़ियों सहित 228 सदस्यीय दल भेजेगा। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में प्रधानमंत्री की ये चिंता राष्ट्रीय सहारा में है कि तीसरी लहर आएगी नहीं, लाई जाएगी, और देश के कई हिस्सों में हो रही कोरोना नियमों की अनदेखी। नवभारत टाइम्स लिखता है, नियम तोड़ मस्ती पर प्रधानमंत्री ने दी नसीहत। पंजाब केसरी कहता है, पीएम ने पर्यटन स्थलों पर उमड़ी भीड़ पर जताया ऐतराज, कहा नियमों का उल्लंघन मेहनत पर फेर देगा पानी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सितंबर में शुरू करेगी रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी का उत्पादन। इस उम्मीद को दैनिक ट्रिब्यून ने प्रमुखता से देते हुए लिखा है, हर साल 30 करोड़ से अधिक डोज का होगा उत्पादन। लोक सत्य की सुर्खी है, अब भारत में बनेगी स्पुतनिक वी। हिन्दुस्तान ने उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा स्थगित किए जाने और मुख्यमंत्री के इस फैसले को दिया है कि पड़ोसी राज्यों से समन्वय स्थापित करते हुए प्रभावी कार्रवाई की जाए। जनसत्ता कहता है, उत्तर प्रदेश में कोरोना नियमों के साथ होगी कांवड़ यात्रा। दिल्ली में कल मानसून की पहली बारिश को सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। दैनिक भास्कर की पहली खबर है, 19 वर्ष बाद दिल्ली में 16 दिन देरी से पहुंचा मानसून। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, टूटा मानसून का मौन, झमाझम का शोर बाकी। हिन्दुस्तान कहता है, दिल्ली में राहत, पहाड़ों में आफत। 1983 क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम स्टार खिलाड़ी यशपाल शर्मा के निधन पर क्रिकेट जगत में शोक की लहर सभी अखबारों में है। राजस्थान पत्रिका, देश के यश ने न कभी हार मानी, न शून्य पर आउट हुए। दैनिक जागरण लिखता है, यशपाल की पारी में रखी थी विश्व कप जीत की नींव। नीट की पीजी प्रवेश परीक्षा 11 सितंबर को आयोजित किए जाने की जानकारी हिन्दुस्तान सहित सभी अखबारों में है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे एथलीटों से बातचीत की, कहा खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण केंद्र, उपकरण और अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराए गए। प्रधानमंत्री ने पर्वतीय स्थलों पर कोविड दिशा निर्देशों का पालन न करने और बढ़ती भीड़ पर चिंता व्यक्त की। उत्तराखंड सरकार ने कोविड महामारी के कारण इस वर्ष कांवड़ यात्रा रद्द की। देश में अब तक 38 करोड़ 50 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। नीट स्नातक परीक्षा 2021 पहली बार 13 भाषाओं में आयोजित होगी, इनमें पंजाबी और मलयालम भी शामिल। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने अपने क्षेत्र को ऑर्गेनिक बनाने के लिए सिक्किम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज दुशांबे में अफगानिस्तान के बारे में एससीओ संपर्क समूह की बैठक में भाग लेंगे। नेपाली कांग्रेस अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।